हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन यानी O2। इसमें हम O2 के प्रिपरेशन मेथड और उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाई ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इनके द्वारा डाई ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में ऑब्टेन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो पहला है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। जो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट हैं यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे कि क्लोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया या फिर परमैंगनेट्स हो गए। जब इनको हीट किया जाता है तो इनको हीट करने पर जो गैस निकलती है वो होती है डाई ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें क्लोरेट दिया गया है और इस क्लोरेट में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग क्लोरेट। जब इस क्लोरेट को हम हीट करेंगे तो इसको हीट करने पर ये KCl देगा, साथ ही साथ इससे जो गैस लिबरेट होगी वो डाई ऑक्सीजन होगी। इसमें डाई ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर MnO2 दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये MnO2 है ये कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस रिएक्शन में हम MnO2 का इस्तेमाल ना करें तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए लगभग 4 आवर्स लेती है, 4 घंटे लेती है। जबकि जब इस रिएक्शन में अगर हम MnO2 को इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट के रूप में तो MnO2 क्या कर देता है, इस रिएक्शन को सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर MnO2 कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से जो ये हमने रिएक्शन करी, इसी तरीके से नाइट्रेट की रिएक्शन होगी और परमैंगनेट की रिएक्शन होगी। उनको हीट करने पर ऑक्सीजन गैस उसमें लिबरेट होगी। अब इसमें सेकंड है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स। तो ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो उनके ऑक्साइड को डिकम्पोज करके भी हम ऑक्सीजन को लिबरेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मेटल्स के हायर ऑक्साइड से भी हम जो है ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको हीट करके, उनको थर्मली डिकम्पोज करके। तो इसमें देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसमें जो ये दो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या लिया? सिल्वर का ऑक्साइड लिया 2Ag2O। सिल्वर आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। तो यहां पर हमने सिल्वर का ऑक्साइड लिया और सिल्वर के ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो इसको थर्मली डिकम्पोज करने पर यानी इसको हीट देने पर ये सिल्वर मेटल दे देता है और इससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जो हमारे पास सिल्वर का ऑक्साइड है उसको सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। उसको सिंपली हीट करने से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेटल अलग हो रहा है और इससे ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इसी तरीके से मरकरी के ऑक्साइड के साथ होगा। इसको हीट करने पर क्या होगा, मरकरी पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा अलग से और ऑक्सीजन गैस इससे लिबरेट हो जाएगी। जबकि इधर जो दो रिएक्शन दी गई हैं, इन रिएक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर हमने क्या लिया, लेड का ऑक्साइड लिया 2Pb3O4। लेड का हम हायर ऑक्साइड ले रहे हैं क्योंकि लेड के स्मॉलर ऑक्साइड भी हैं जैसे कि PbO या PbO2। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लेड का हायर ऑक्साइड लिया Pb3O4। इसको हमने हीट किया। जब हम लेड के हायर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो यहाँ पर लेड नहीं निकल रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेटल अलग हो रहा है, Ag अलग हो रहा है। लेकिन इस केस में लेड नहीं निकल रहा बल्कि लेड का ऑक्साइड निकल रहा है। यही इन दो रिएक्शन में यहाँ पर डिफरेंस है। इसमें तो Ag और Hg के जो ऑक्साइड हैं इनमें पूरा का पूरा Ag और Hg बाहर निकल रहे हैं, जबकि Pb लेड के जो ऑक्साइड हैं हायर ऑक्साइड, उनको हीट करने पर लेड अलग नहीं हो रहा बल्कि लेड के ऑक्साइड अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर लेड का ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन गैस इसमें भी बाहर निकलेगी। इसी तरीके से लेड का दूसरा ऑक्साइड PbO2 हीट किया, इसको हीट करने पर PbO बना, लेड का ऑक्साइड इसमें भी यही बनेगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अब है थर्ड रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज्ड इनटू वाटर एंड डाइऑक्सीजन बाय कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, इसको
मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में यानी MnO2 की प्रेजेंस में, या फिर फाइनली डिवाइडेड मेटल्स जो कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इसकी प्रेजेंस में, ये रेडिली जब इसको हीट किया जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन किस में होता है, वाटर और डाइऑक्सीजन में। यहाँ पर देखिए रिएक्शन H2O2 हमने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हमने हीट किया फाइनली डिवाइडेड मेटल की प्रेजेंस में या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो वाटर में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, इसमें भी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन के डाइऑक्सीजन बनाने का ये भी एक मेथड है, लेबोरेटरी का मेथड। ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। अगर हमें डाइऑक्सीजन को लार्ज स्केल पे बनाना है तो इसको हम वाटर या फिर एयर से प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस जाती है और ऑक्सीजन पर एनोड गैस, हमें जो डाइऑक्सीजन गैस है हमारे पास O2 गैस, वो हमें एनोड पर प्राप्त होती है, एनोड पर ऑब्टेंट होती है। ये किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमने क्या लिया, एक बीकर लिया जिसमें हमें पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इसमें हमने दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इधर से। इधर वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड हमने ऐड किया जोड़ा, ये होगा एनोड, और इधर जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये होगा हमारा कैथोड। पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला हमारे पास कैथोड। फिर हमने क्या किया, इसमें वाटर को फिल कर दिया क्योंकि वाटर का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। वाटर को यहाँ पर हमने फिल किया, लेकिन जब हम इसमें प्योर वाटर को डालेंगे, प्योर वाटर को फिल करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड भी डालते हैं। एसिड क्या करता है, इसमें H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है जिससे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद वाटर का हम एसिड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई तो जो ये एनोड होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, इस पर तो डाइऑक्सीजन जाकर ऑब्टेन हो जाती है O2 गैस, और जो एक कैथोड वाला पार्ट होता है इस पे H2 गैस जाकर ऑब्टेन हो जाती है। कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी H2 गैस, और एनोड पर हमें O2 गैस मिलेगी डाइऑक्सीजन गैस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा जिसके कारण एनोड पर मिलेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ये क्या होगा, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगी नेगेटिव की तरफ, तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलेगी। तो ये हो गया एक और मेथड इसका। Industrially, dioxygen is obtained from air by first removing carbon dioxide and water vapor, and then the remaining gases are liquefied and fractionally distilled to give dinitrogen and dioxygen. अगर हम इंडस्ट्रियली अगर हम बात करें, डाइऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर हम लेते हैं और एयर से सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर के वेपर रिमूव कर देंगे। जब हमने एयर ली, एयर से हमने CO2 और वाटर के जो वेपर हैं वो अलग कर दिए। अब बची हुई जो एयर है, बची हुई जो गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाइड करते हैं, और लिक्विफाइड करने के बाद हम उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिससे हमें डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन गैस ऑब्टेन हो जाती है। ये मेथड मैंने पहले ही बताया था जब हम डाइनाइट्रोजन गैस पढ़ रहे थे, उसी तरीके का ये मेथड होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, गैसेस को उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर लेंगे, एयर से CO2 और H2O यानी वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे। एयर में जो बची हुई गैसेस हैं उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और उनसे डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन अलग कर देंगे, ये हमें मिल जाएगी। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड्स होता है। अब हम बात करते हैं डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ की। डाइऑक्सीजन इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। डाइऑक्सीजन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती। इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज टू द एक्सटेंट ऑफ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 293 केल्विन, विच इज़ जस्ट सफिशियंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। अगर हम डाइऑक्सीजन की वाटर में सोल्यूबिलिटी देखें तो वो कितनी होती है,
100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब डाई ऑक्सीजन होगी। ये इसकी इतनी सोल्युबिलिटी होती है 293 केल्विन पर। और जो ये, या फिर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, 100 ml वाटर में जो डाई ऑक्सीजन होगी वो कितनी होगी? 3.08 ml होगी। इतने ml वाटर में हमें डाई ऑक्सीजन इतनी मिलेगी। और जो ये इतनी कम सोल्युबिलिटी है वाटर में, ये काफ़ी होती है जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं या मरीन ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। जो ये सोल्युबिलिटी दी गई है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, यही मरीन और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती है। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। जो डाई ऑक्सीजन होती है वो 90 केल्विन के टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। और अगर इसको फ्रीज करना है तो ये 55 केल्विन टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाती है। ये दो जो डाटा दिया गया है ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन एटम हैज 3 स्टेबल आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817 एंड ऑक्सीजन 818। आइसोटोप्स कहते हैं जिनमें सेम एलिमेंट के ऐसी फॉर्म जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, या फिर कहें जिनका एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका एटॉमिक मास 16, इस वाले आइसोटोप का 17, इस वाले आइसोटोप का 18। और इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करें, 16 में से 8 गए 8 न्यूट्रॉन, इसमें से 17 में से 8 गए 9 न्यूट्रॉन, इसमें से 18 में से 8 गए 10 न्यूट्रॉन। तो इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो 3 आइसोटोप्स हैं इसके। मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है O2 ये पैरामैग्नेटिक होती है। और पैरामैग्नेटिक कैसे सब्सटेंस होते हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो यहाँ पर डाई ऑक्सीजन है ये पैरामैग्नेटिक हैं लेकिन इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं। तो फिर ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, इसको समझाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर। और इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर पैरामैग्नेटिक क्यों है, वहां पर ये मैंने समझा रखा है। डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल, फॉर एग्जांपल Au, प्लेटिनम एंड सम नोबल गैसेज। जो डाई ऑक्सीजन होती है वो लगभग सभी मेटल्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर देती है, कुछ मेटल्स और कुछ जो नोबल गैसेज हैं उनको छोड़कर। जो डाई ऑक्सीजन है वो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करती, बाकी सब मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर देती है, और कुछ नोबल गैसेज के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करती। Its combination with other element is often strongly exothermic which helps in sustaining the reaction। और ये इंपॉर्टेंट है, जो डाई ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करती है, कंबाइन होती है यानी जुड़ती है, तो जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक, उसमें से हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी। हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हाई। लेकिन ऑक्सीजन जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए पहले कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें से हीट निकलेगी। लेकिन जब ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जब वो रिएक्शन शुरू होगी उसके बाद रिएक्शन हो जाएगी तो उसमें से हीट निकलेगी। अब ये रिएक्शन देनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी हाई होती है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विद मेटल, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड आर गिवन बिलो। डाइऑक्सीजन की मेटल्स, नॉन मेटल्स और दूसरे कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि कैल्शियम के साथ डाइऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा 2CaO। एल्यूमिनियम के साथ
2Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है। P4 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस के साथ P4 के साथ क्या बनाता है ऑक्सीजन, P4O10। ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ZNS के साथ जिंक सल्फाइड के साथ 3O2, तो क्या बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। मीथेन के साथ 2O2 रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। सम कंपाउंड आर कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको ऑक्सीडाइज करने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल किया जाएगा कैटलिस्ट के रूप में, जिससे SO3 बनेगा। SO2 को यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया गया SO3 में, किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में, इससे ऑक्सीजन ऐड हो गई। इसी तरीके से HCl इसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं CuCl2 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। Cl2 बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर H2O। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम डाइऑक्सीजन के यूजेस की। In addition to its importance in normal respiration and combustion processes, oxygen is used in oxyacetylene welding। सर जो आपको पता है, जो डाई ऑक्सीजन होती है वो रेस्पायरेशन मेथड में इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ जो दूसरे कंबशन प्रोसेस हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। इनके अलावा जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में इस्तेमाल इसका किया जाता है। ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के कंबशन से वेल्डिंग की जाती है। ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को जलाया जाता है और उससे क्या होती है, वेल्डिंग, उसका वेल्डिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल पर्टिकुलरली स्टील। और जो ये ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग है ये बहुत सारे मेटल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टील को बनाने के लिए भी इसी वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड इन माउंटेनियरिंग। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं वो आपको पता है हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, हाइयर एल्टीट्यूड्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं जब ऊंचाई पे जाते हैं, और साथ ही साथ माउंटेनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हाई एल्टीट्यूड पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। The combustion of fuels, for example, hydrogen in liquid oxygen, provide tremendous thrust in rockets। और कुछ फ्यूल्स हो गए जैसे कि हाइड्रोजन को जब लिक्विड ऑक्सीजन में कंबशन उसका किया जाता है, हाइड्रोजन का जब लिक्विड ऑक्सीजन में कंबशन होगा तो इसका इस्तेमाल, इस फ्यूल का इस्तेमाल रॉकेट्स में थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। थ्रस्ट क्या होती है, थ्रस्ट वह फोर्स होती है जिसके द्वारा जो रॉकेट है वो एयर में मूव करता है। मान लीजिए ये रॉकेट है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये थ्रस्ट प्रोवाइड इसको किया जाएगा, फोर्स प्रोवाइड की जाएगी जिससे जो ये रॉकेट है ये एयर में मूव करेगा। तो इसमें फ्यूल्स के रूप में हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर।